गुड मॉर्निंग। आज हम नव यथार्थवाद पर बात करेंगे। नव यथार्थवाद वो शाखा है जो यथार्थवाद के अंदर जो जो परंपरागत यथार्थवाद था उसकी जो आलोचना हो रही थी, उन आलोचना से परे यथार्थवाद को ले जाने के लिए एक नई शाखा आई, नव यथार्थवाद। ये 1980 के दशक में उभरी हुई एक शाखा थी। इसके भी 3-4 शाखा थी। नव यथार्थवाद की कुछ शाखाएं थी, उसकी हम चर्चा करते हैं। पहले नव यथार्थवाद की 3 शाखाएं हैं: संरचनात्मक यथार्थवाद, सुखवादी या सुरक्षावादी कह सकते हैं हम यथार्थवाद, और तीसरी शाखा थी उदारवाद, उदारवादी यथार्थवाद। ये जो तीनों शाखाएं हैं ये अपने अपने हिसाब से नव यथार्थवाद को परिभाषित करती हैं। लेकिन जो नव यथार्थवाद की मुख्य विशेषता ये थी कि जब यथार्थवाद की बात करते थे तो यथार्थवाद सिर्फ संघर्ष का बात करता था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है। लेकिन जो नव यथार्थवाद है वो संघर्ष के साथ साथ कुछ सहयोग के तत्व भी दिखलाता है कि कुछ तत्व सहयोग के भी हैं, या कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसकी संरचना में कुछ इस प्रकार का फेरबदल है, इसकी वजह से ये संघर्ष विद्यमान है। हम बात करते हैं सबसे पहले संरचनात्मक यथार्थवाद की। तो संरचनात्मक यथार्थवाद का संपादन केनेथ वाल्टेज ने किया था। किसने किया था? केनेथ वाल्टेज ने इसका संपादन किया था। इन्होंने प्रस्तुत किया था ये सिद्धांत। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कौन सी पुस्तक है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके अंदर ये नव यथार्थवाद की कुछ विशेषताएं बतलाते हैं। क्या क्या विशेषता बतलाते हैं? ये कहते हैं कि पहली बात बताते हैं कि जो नव यथार्थवादी जो विचारधारा है ये पहली बात बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। क्या बताते हैं? कि सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। जबकि यथार्थवाद क्या बताता था आपको? सिर्फ और सिर्फ संघर्ष पाया जाता है और सभी राष्ट्र शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहते हैं। लेकिन नव यथार्थवाद क्या बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग के साथ साथ संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी पाया जाता है। दूसरा जो नव यथार्थवादी जो विशेषता है वो है कि हमें सभी राष्ट्रों को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भाग लेने वाले राष्ट्र हैं उनको दृढ़ हितों पर बल देना चाहिए। जो लघु हित है वो तो सभी राष्ट्रों के एक समान होते हैं, लेकिन जो दीर्घ हित होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दीर्घ हित की वजह से क्या होता है? दीर्घ हित यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो हित है आपके, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा कि राष्ट्रों के मध्य जो सहयोग के जो तत्व हैं, जो सहयोग के कुछ तत्व विद्यमान हैं, उनकी वजह से संघर्ष में कमी आएगी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है। तीसरी विशेषता बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो स्थिति है वो अराजकतावादी है। इसका कारण है, क्या कारण बताते हैं? संरचनावादी कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो संरचना है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सत्ता नहीं है, कि जिस प्रकार एक राष्ट्र के अंदर एक राष्ट्रीय शक्ति होती है, जैसे कि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर सारे राज्य हैं, 29 स्टेट है, उनके ऊपर एक शक्ति है, यानी कि एक केंद्रीय सरकार है या एक केंद्रीय शक्ति है जो सभी 29 जो स्टेट है अपने भारत के, उनको नियंत्रित करती है। तो नव यथार्थवादी कहते हैं कि इस प्रकार की कोई संरचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है कि जो शक्ति का कोई केंद्र हो, जो सत्ता का कोई केंद्र हो, उस केंद्र की जो कमी है उसकी वजह से या अराजकता पाई जाती है। यदि किसी भी प्रकार का एक केंद्र हो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी राष्ट्रों को नियंत्रित करने वाली कोई सत्ता हो तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता नहीं होगी। लेकिन उस सत्ता की कमी है, उस केंद्र बिंदु की कमी है, इसकी वजह से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता की स्थिति है, क्योंकि सभी राष्ट्र अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई एक केंद्र नहीं है कंट्रोल करने वाला जो कि उनको कंट्रोल कर सके। इसलिए संघर्ष विद्यमान रहता है या अराजकता की स्थिति रहती है। चौथी विशेषता बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो संरचना होती है उसमें महाशक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसकी? जिस प्रकार महाशक्तियाँ किसी भी राष्ट्र को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करती है उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यदि एकल महाशक्ति है और उसका प्रभुत्व पूरे विश्व पे है, वो जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से यदि विश्व का निर्माण कर सकती है,
क्योंकि वो सत्ता का एक केंद्र बन के सभी राष्ट्रों को संचालित कर सकती है। तो महाशक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीति होती है, उसकी संरचना को डिसाइड करने वाली कौन होती है? अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति। जो महाशक्ति होती है, वो महाशक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना को डिसाइड करती है कि किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना होगी। पांचवी जो विशेषता बतलाते हैं, केनेथ वाल्टज कहते हैं कि वर्तमान में जो राष्ट्र हैं, इनको अपनी जो प्रेजेंट में जो उनकी क्षमता है, जो वर्तमान में उनकी जितनी क्षमता है, उसके हिसाब से उनको कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि आने वाली जो संभावित क्षमता है उसके हिसाब से कार्य करें। यदि इस प्रकार से कार्य करेंगे, यानी कि जो वर्तमान क्षमता है उसके हिसाब से यदि कार्य करते हैं, तो उस राष्ट्र की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन यदि वो संभावित क्षमता के आधार पर कार्य करता है कि आने वाले समय में हम महाशक्ति बन सकते हैं, इसके हिसाब से आज यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंध का निर्माण कर रहा है, तो उस राष्ट्र की स्थिति बदतर हो जाएगी। मतलब कि उसकी स्थिति बहुत घटिया स्थिति हो सकती है, क्योंकि उसको जो आकर्षण मिलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो नहीं मिलेगा। तो कहते हैं, केनेथ वाल्टज कहते हैं कि जो राष्ट्र हैं, उनको जो अपनी वर्तमान स्थिति है, जिस समय वो वर्तमान में जिस स्थिति में है, उसके हिसाब से उनको कार्य करना चाहिए। उनकी जो वर्तमान क्षमता है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि संभावित क्षमता के आधार पर आप कार्य करो कि ठीक है हम मिसाइल बनाने वाले हैं, उससे पहले ही आप किसी भी राष्ट्र को मिसाइल के हिसाब से आप धमकी दे रहे हो। आपके पास जितनी क्षमता है उसके हिसाब से आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हो, तो आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन यदि कोई संभावित क्षमता है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च के हिसाब से अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया और बिना रिजल्ट आए ही आप उसकी जो आपकी क्षमता बनने वाली है आने वाले भविष्य में, उसके हिसाब से आप संबंध का निर्माण करने लगे, तो आपकी स्थिति बहुत खराब भी हो सकती है। वोल्टेज, केनेथ वोल्टेज अपनी एक प्रमुख पुस्तक और है इनकी, 3 इमेजेस ऑफ अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स। इसमें लिखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसको 3 तत्व प्रभावित करते हैं। जो इनकी प्रमुख पुस्तक है 3 इमेजेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें ये लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को 3 तत्व प्रभावित करते हैं। कितने तत्व प्रभावित करते हैं? 3 तत्व, मैन, नेशन और वार। यानी कि आदमी, राष्ट्र और युद्ध। ये जो 3 तत्व हैं, ये हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। मैन यानी कि किसी भी राष्ट्र का नेतृत्व करता किस प्रकार का है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा नेशन, जो राष्ट्र हैं, राष्ट्र राज्य हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं, ये उसके घटक हैं। राष्ट्रों से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्माण होता है, तो राष्ट्र तो प्रभावित करेंगे। और तीसरी चीज़ है युद्ध। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो स्थिति होती है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो वोल्टेज कहते हैं कि जो ये 3 इमेज हैं, मैन, नेशन और वार, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये जो नव यथार्थवाद का जो संरचनात्मक यथार्थवादी जो मॉडल हमने अभी डिस्कस किया है, उसकी जो मुख्य विशेषता है, सीधा सीधा यदि आपको समझना है तो सीधा है कि वोल्टेज ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो एक सत्ता होनी चाहिए, एक सत्ता का केंद्र बिंदु होना चाहिए, उस केंद्र बिंदु की अनुपस्थिति की वजह से संघर्ष पाया जाता है। यदि एक केंद्रीय सरकार हो, पूरे विश्व की एक विश्व सरकार हो, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये अराजकता की स्थिति और ये संघर्ष की स्थिति समाप्त हो जाएगी और सहयोग की स्थिति का निर्माण होगा। तो मुख्य प्रॉब्लम क्या बता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर की कमी की वजह से ही संघर्ष पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा जो दृष्टिकोण है नव यथार्थवाद का, सुरक्षावादी दृष्टिकोण। इसका प्रतिपादन जोसेफ ग्रीचो ने किया है, जो मॉर्गनथो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और ये प्रभावित है तो इन्होंने भी यही माना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉर्गनथो भी क्या मानते थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष महत्वपूर्ण है। संघर्ष क्यों पाया जाता है? शक्ति को प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार सुरक्षावादी दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक है जोसेफ ग्रीचो, उसके ऊपर मॉर्गनथो का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वो भी ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। जो तीसरी शाखा है इसकी, वो है उदारवादी शाखा। नव यथार्थवाद की तीसरी शाखा कौन सी है? उदारवादी शाखा। उदारवादी शाखा के भी 2 प्रकार हैं, एक आक्रामक
और एक रक्षावादी। आक्रामक यानी कि ऑफेंसिव जो शाखा है, इसका प्रतिपादन मेरे शेर ने किया है। किसने किया? मेरे शेर ने किया है। और ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि जो डिफेंसिव शाखा या रक्षावादी शाखा है, इसका संपादन चार्ल्स ग्रेसर और जॉन हर्ज ने किया है। ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि जो नवयथार्थवादी जो शाखा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन करने वाली जो शाखा है, ये सहयोग और संघर्ष दोनों को मानती है। लेकिन कुछ विचारक इसके अंदर भी संघर्ष को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें किसका अध्ययन करना चाहिए, संघर्ष के जो तत्व होते हैं उनका ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सही परिप्रेक्ष्य या सही दृष्टिकोण या सही चित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि कुछ विचारक ऐसे हैं नवयथार्थवादी में जो ये कहते हैं कि हमें सहयोग के जो तत्व हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। उनका आप यदि अध्ययन करते हो तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का चित्रण सही ढंग से कर सकते हैं। धन्यवाद।